नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हिंडनबर्ग जबरदस्त चर्चा में है ये नाम, और आपको याद होगा पिछली बार अडानी को लेकर जिस तरीके से खुलासा हुआ था, लोगों ने उसको सीरियसली थोड़ा बहुत ले लिया था, अडानी के शेयर्स गिर गए थे। लेकिन इस बार जब हिंडनबर्ग कहता है कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, तो यकीन मानिए किसी ने भी उसको सीरियसली नहीं लिया, और शायद इसीलिए हम और आप उसकी ज्यादा चर्चा करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन भारत में बैठे हुए कुछ नेता अगर बाकायदा वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करें और देश की जनता के सामने रखें और उसमें अपील करें कि आप भारत के शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाइए, तो ये थोड़ा सा फाइनेंशियल अटैक करने वाली बात है देश को, देश की इकोनॉमी को। और कैसे ये बात है ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कहना है सोशल मीडिया के लोगों का। लेकिन किस तरीके से हिंडनबर्ग तो अपना एजेंडा चला ही रहा था, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सोने पे सुहागा इसे और ज्यादा मुद्दा बना दिया। ये समझाएंगे पंकज प्रसून। लेकिन पंकज जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि ये हिंडनबर्ग किस चिड़िया का नाम है? आधे लोगों को तो नहीं पता हिंडनबर्ग क्या है, जरा बताइए। कोई जांच एजेंसी है, कोई ये समझ लीजिए कोई ऐसी एजेंसी है जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना है? क्या है हिंडनबर्ग? ले सीरियसली कि नहीं ले? नहीं, देखिए, हिंडनबर्ग जो है, जिसके बारे में कई तरह की बातें कि ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। अब अंग्रेजी में जब शॉर्ट सेलिंग कहूंगा तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए कि ये किस चिड़िया का नाम है। वो करता क्या है कि वो किसी कंपनी के बारे में एक रिपोर्ट किया कि इस कंपनी में बहुत सारे फाइनेंशियल गड़बड़ियां हैं। अब क्या होता है, इसकी रिपोर्ट से उस कंपनी के शेयर गिर जाते हैं मार्केट में। जैसे रिपोर्ट आता है कि हाँ, गड़बड़ कंपनी में कौन पैसा लगाना चाहे, तो वो क्या करता है, जब गिरा हुआ शेयर प्राइस रहता है तो हिंडनबर्ग खरीद लेता है उस चीज को। बाद में लोगों को पता चलता है कि नहीं भाई, वो तो ठीक ठाक कंपनी थी, ये तो ऐसे रिसर्च में कुछ भी कर दिया, तो फिर प्राइस बढ़ने लगते हैं। जब प्राइस बढ़ने लगते हैं तो यही हिंडनबर्ग उसी शेयर को बेच के मुनाफा कमाता है। मैं उदाहरण बताता हूं। मान लिया कि आपने कंपनी खोली, आप बोले कि शेयर होल्डर्स रहेंगे, आपकी कंपनी के शेयर का प्राइस 400 है। आपकी कंपनी के बारे में कोई एक एबीसी आदमी आ जाए और कहने लगे कि नहीं, नम्रता तो सब गड़बड़ कर रही है, लोगों के पैसे ले लिया है, ये भागने वाली है, तो जाहिर तौर पे बहुत सारे लोग पैनिक हो जाएंगे, शेयर बेचना शुरू कर देंगे। उसी समय हिंडनबर्ग खरीद लेगा। बाद में सरकार कही कि नहीं भाई, नम्रता ये कंपनी ठीक है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। सब बोलेंगे अच्छा ठीक थी, लगाओ पैसा, तो फिर बढ़ने लगेंगे। तो इसने तो कम पैसे पे खरीदे, उससे वो फायदा कमाता है। आसान शब्दों में ये है। दूसरी बात, हिंडनबर्ग है क्या? एक इजरायली ट्रक ड्राइवर था जो इसका जो मालिक है। वो 2019 तक 9 कर्मचारी थे इसके पास, सिर्फ 9। और 9 कर्मचारी मिलके ये दावा करते थे कि उन्होंने बड़े बड़े कंपनियों का पूरा ऑडिट कागज पत्तर सब निकाल लिया है, ऑफशोर कंपनियां कितनी बनाई, नकली कंपनियों से कैसे पैसा कमा रहे हैं। शुरुआत में बहुत लगा कि देखिए, हमारे देश में एक बात और है, और किसी भी देश में जब अंग्रेज या इजरायली कोई काम करता है ना, तो लगता है कि जरूर कुछ बात होगा इसमें। अगर हम जैसे बिहार यूपी के लोग कह दें कि मुकेश अंबानी की कंपनी में देखिए इतना फाइनेंशियल फ्रॉड है, हमने कागज पत्तर निकाल लिया है जी, उस तो स्विस बैंक में इतना अकाउंट है, तो बोले पगला है। लेकिन यही काम जब अंग्रेज करता है तो लगता है कि जरूर कोई बढ़िया, नाम भी बढ़िया रखा था, हिंडनबर्ग रिसर्च। बाद में पता चला कि ये तो 9 आदमी वाला था। बाद में जैसे जैसे पैसे कमाता गया, बढ़ा है उसका टीम कैपेसिटी। लेकिन एक और आरोप है, हिंडनबर्ग का सबसे ज्यादा फाइनेंस सोरोस की कंपनी से आती है। कहा यह गया कि इस तरह के बहुत सारे उसने खोल के रखे हैं दुकान, कि जो अलग अलग देशों के स्टॉक मार्केट को डाउन करता है। सबसे पहला उदाहरण मैं बताता हूं, बैंक ऑफ इंग्लैंड था ब्रिटेन में, पहली बार उसके बारे में इस तरह का रिसर्च पब्लिश किया। वो बैंक के शेयर धड़ाम से डाउन हो गए और पैसा इसने मुनाफा कमाया। आज की तारीख में इंग्लैंड में सोरोस की एंट्री पे पाबंदी है उसी वजह से। इसने कुछ और कंपनी को, एक जर्मन कंपनी के खिलाफ किया था, लेकिन चूंकि हमारे देश के लिए पहली बड़ी बात थी, और सबसे बड़ी बात कि कुछ सोरोस के प्यादे हैं, उनके प्रशंसक बोल सकते हैं, प्यादे बोलूंगा तो बोलिएगा कि आप बहुत मर्यादा में शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रशंसक जो है, तो वो सोरोस के प्रशंसक कूदने लगे। एक आदमी तो इतना बड़ा पत्रकार है कि हिंडन नदी है दिल्ली में, उसके गटर में उतर के हिंडन हिंडन चिल्ला रहा था, ओ हिंडन किधर हो, हिंडन आ जाओ हिंडन। उसको कुछ नहीं पता कि क्या होता है शॉर्ट सेलिंग, कैसे ऑफशोर कंपनियां काम करती है, कुछ नहीं। लेकिन चूंकि मालिक ने, अब्बा ने कुछ कहा था, तो कुछ इसको भी करना था। पैसे सप्लाई बंद हो जाता कि 2-2 बिलियन अगर लोकसभा चुनाव के पहले खर्च किए हैं तो रिकवर कैसे होगा। तो जब हिंडनबर्ग ने इस बार कहा, देखिए अडानी के बारे में कहा, कुछ नहीं निकला। अमेरिका के जो
कोर्ट है उसमें भी केस दायर किया है अडानी ने, वो चल रहा है केस। और भारत की सुप्रीम कोर्ट सरकार ने कहा कि ठीक है, किसी रिसर्च एजेंसी ने कुछ गड़बड़ी की है तो सेबी जांच करती है, हमारे यहां जांच करने वाली सेबी है, सेबी जांच करेगी। तो फिर विपक्ष ने कहा नहीं नहीं, सेबी बढ़िया से जांच नहीं करी है जी, ये तो अडानी अंबानी के हाथों बिक गई है, तो सुप्रीम कोर्ट चलो। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या गड़बड़ी है जांच में, तो वो हमें नहीं पता लेकिन बिक गई है। मैंने कैसे, कुछ तो बताओगे। तो ये सब हम नहीं जानते हैं, मोदी हाय अडानी बिक गई, अंबानी बिक गई, चुनाव आयोग बिक गया, सुप्रीम कोर्ट बिक गया, आय कुछ तो करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाग यहां से, सब ठीक ठाक है, सीबीज को जांच करने दे। बोले अब इस देश में तो भाई संविधान खतरा में आ गया, क्या करेंगे, कुछ हुआ नहीं। फिर अडानी के शेयर चढ़ने लगे, लोकसभा चुनाव हुआ, पैसा इन्वेस्ट किया है कुछ लोगों ने, चुनाव में वो परिणाम आया नहीं, 99 सीट को बहुत जगह 99% करके मार्केटिंग किया गया। बाद में पता चला कि 100 में 99 नहीं आया था, ये तो 550 में 99 आया है। बोला कि ये तो फेल आदमी है। तो बोला फिर मेरा पैसा कैसे रिकवर होगा? तो बोला हिंडनबर्ग एक और खुलासा करने वाला है। बोला क्या खुलासा है? समथिंग कमिंग वेरी बिग ऑन इंडिया, कुछ तो बड़ा होने वाला है। हम भी देख रहे थे, मुझे लग रहा था कि अडानी के बाद अंबानी उमानी पे हमला बोलेगा, ये तो कह दिया कि सेबी की जो चेयरपर्सन है वही चोर है। और आसान शब्द में बताओ कि उन्होंने क्या क्या बोला कि सन 2015 में जब ये सिंगापुर में रहती थी तो इन्होंने कंपनी के कुछ शेयर खरीदे थे और उसी कंपनी के शेयर विनोद अडानी ने खरीदे थे। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, हम और आप दोनों हैं, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का मैंने भी कुछ लेकर रखा है और नम्रता भी लेकर रखा है। इसका मतलब मेरा कनेक्शन नम्रता के साथ है और दोनों ने मिलकर बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। अच्छा, ये भी तब जब 2017 में बेच चुकी हैं। वो बोली, उसके हस्बैंड ने लिख के दिया उस कंपनी को कि अब ये नहीं रहना चाहती, और जब ये सेबी की चेयरपर्सन नहीं तो इनके हस्बैंड ने भी वो बेच दिया। ये भाई अब जिस पोजीशन पे है, नहीं फाइनेंशियली, ये खुद ही बोल रहे हैं कि खुली किताब है, आप जांच कर लो ना, जो भी मेरे से चाहते हो आप ले लो। लेकिन अभी तक हिंडनबर्ग ने भी लास्ट में लिखा है, वो पन्ना मैंने आपको भेजा है, कि हमारी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करें। ये तो थर्ड पार्टी ने हमें बताया था जी, किसने मेरे कान में आया कहा था तो हमने कर दिया। मतलब वो खुद ही अपने बचने का रास्ता तलाश रही है। कल केस वेस हो गया मानहानि का तो पता चलेगा कि जो बिक जाएगी वो ट्रक ड्राइवर की सारी कंपनी। लेकिन वो अपने रिपोर्ट को लेकर श्योर नहीं है। लेकिन भारत में जो नेता प्रतिपक्ष है, इतना गंभीर पद, वो कह रहे हैं कि अब भारतीय स्टॉक मार्केट में पैसा ही नहीं लगाओ कोई भारतीय। अब नहीं लगाने का मतलब यह है कि जब कोई भारतीय पैसा नहीं लगाएगी इंडियन स्टॉक मार्केट तो स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी। और स्टॉक मार्केट क्रैश होने से किसको फायदा होगा? किसी इंडियन को तो फायदा नहीं हो सकता। अगर भारत का शेयर बाजार कोलैप्स कर जाए, यहां की इकोनॉमी डाउन कर जाए, फाइनेंशियली हम वीक पोजीशन पे आ जाएं, तो किसी भारतीय को फायदा नहीं होगा। फायदा किसको होगा? जो कम प्राइस पे खरीदने वाली शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। तो नेता प्रतिपक्ष किसके तरफ हैं ये बताए। और ये एक तरह से फाइनेंशियल वॉर है बहुत सारे देशों में। अगर आपको देश को कमजोर करना है तो पहले वहां फाइनेंशियल अराजकता पैदा करो, और जब दिक्कतें शुरू हो जाएगी लोगों की, जब फाइनेंस नहीं संभलेगा, इकोनॉमी धड़ाम कर जाएगी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, लोग तो सड़कों पर आएंगे। वो स्टेज 2 होता है। लेकिन पहले इतनी बढ़िया अर्थव्यवस्था को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए लगे हुए हैं। और कौन लोग लगे हुए हैं मैं नाम नहीं लूंगा। वीडियो संदेश प्रसारित कर जो कह रहे हैं कि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में पैसे ही मत लगाओ, इसको क्रैश कर दो, कोलैप्स कर दो। और उदाहरण क्या दे रहे हैं कि सेबी अंपायर है, लेकिन जब अंपायर बिक गया है तो क्या आप उस मैच को देखने जाएंगे? अरे राहुल जी, मैं उस हर मैच को देखने जाऊंगा जो भारत जीत रहा हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंपायर किसकी तरफ है। मैं मैच देखने जाता हूं कि मेरा देश जीते। अगर भारत की इकोनॉमी जीत रही है तो पहली बात तो मेरा अंपायर बेईमान है ही नहीं। और अगर फिर भी आपकी नजर में बेईमान है भी, तो अगर मेरा देश जीत रहा है ना, तो मुझे उस मैच को देखने में कोई समस्या नहीं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात। ठीक है। बाकी ये चर्चा आपको कैसी लगी इस खुलासे को लेकर, और बाकी हिंडनबर्ग की तरफ से जो सारी चीजें कही जा रही थी, पंकज प्रसून के विचार आपको कैसे लगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।